स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में भारत ने मतदान किया है। नतीजा यह है दोस्तों, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बौखला गए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए दोस्तों कि अब डोनाल्ड ट्रंप का भी जो सब्र है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर वह हर गुजरते दिन के साथ टूटता जा रहा है। और अब नेतन्याहू ये कहा जाए इस्राएल अमेरिका के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ। संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को लेकर एक प्रस्ताव आया और भारत ने उसके पक्ष में मतदान किया। इस्राएल बौखला गया है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर खबर। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में शुक्रवार को अलग और स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना को लेकर वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव को लेकर 193 सदस्य देशों में से 182 देशों का समर्थन मिला। इसके विरोध में केवल 10 देशों ने वोट दिया, वहीं 12 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र कहे जाने वाले इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में भारत के साथ साथ चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी समेत कई मुल्क थे। इस्राएल और अमेरिका समेत कुल 10 मुल्कों ने इसके विरोध में वोट किया। बेशक अमेरिका इस मुद्दे पर इस्राएल के साथ है, मगर अमेरिका का सब्र इस्राएल को लेकर खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो दुनिया को नर्क की तरफ ढकेल देना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव सामने आया था इसके मायने क्या हैं। क्योंकि इस मंच पर मैं आप तक न सिर्फ खबर पहुंचाता हूं बल्कि खबर के मायने क्या है दोस्तों वो भी पहुंचाता हूं, ताकि आप खुद को अपडेटेड रख सकें। इससे जुड़ी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे। तो क्या था इस प्रस्ताव में जिसको लेकर अमेरिका ने विरोध दर्ज किया और जिसका समर्थन भारत ने किया? गौर किया जाए। शुक्रवार को लाए गए प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मध्य पूर्व में शांति के लिए मुख्य सवाल 2 राष्ट्र समाधान का कार्यान्वयन है, जहां 2 स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र यानी इस्राएल और फलस्तीन शांति और सुरक्षा के साथ एक दूसरे के आसपास बसे। तो दोस्तों यह प्रस्ताव था। इस घोषणा पत्र के अनुसार 2 राष्ट्र समाधान की दिशा में ठोस, समयबद्ध और ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिसे फिर बदला ना जा सके। 7 पन्नों के इस दस्तावेज में गजा में जंग समाप्त करने को लेकर सामूहिक कदम उठाने की बात कही गई है, जिससे एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण हल निकले और इस्राएल फलस्तीनी संघर्ष का पूर्ण समाधान हो सके। इसमें गजा में भविष्य के नेतृत्व में हमास को पूरी तरह बाहर करने की मांग की गई है और हमास समेत सभी फलस्तीनी समूह से कहा गया है कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी को अपने हथियार सौंप दे और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करें। यानी कि हमास के लिए अच्छी खबर नहीं है। और हकीकत यह है दोस्तों, हम ये नहीं भूल सकते कि इस वक्त जो ये घटनाक्रम चल रहा है वो दरअसल हमास के आतंकवादी हमले के चलते शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इस्राएल पर किए गए हमले में 1200 इसराइलियों को मौत की घाट उतार दिया। अब भी कई इसराइली उसके कब्जे में हैं। नतीजा, नेतन्याहू अपने दिमाग का आपा खो देते हैं और करीब 65,000 फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार देते हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र इस पूरी प्रक्रिया से हमास को बाहर रख रहा है। आगे इस साल 7 जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से फलस्तीन के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र की बात यहीं से शुरू हुई थी। इस प्रस्ताव को पहले ही अरब लीग मंजूरी दे चुकी है और संयुक्त राष्ट्र के 17 सदस्यों ने इस पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, चाहे कनाडा हो, नॉर्वे हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, सब फलस्तीनी राज्य को अपना समर्थन दे रहे हैं। और यह नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर है और यही वजह है नेतन्याहू बौखला गए। उन्होंने कहा कि मैं फलस्तीनी राज्य को नहीं मानता और मैं गजा पर अपने समर्थन को और मजबूत करने वाला हूं। यह शख्स हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहा है। यह शख्स हर गुजरते दिन के साथ दुनिया को नर्क में तब्दील कर देना चाहता है। मगर दुनिया के दोहरे मापदंड साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोहा पर आपने हमला कर दिया, अब कतर कह रहा है कि हम इसका जवाब देंगे, मगर क्या अरब देशों में हिम्मत है नेतन्याहू को जवाब देने की जिस तरह की हिम्मत ईरान ने दिखाई? बहरहाल भारत ने जो स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में वोट किया है, कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका स्वागत किया। याद कीजिएगा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी लगातार स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में बोलती रही हैं और यह भारत का पारंपरिक रुख भी रहा है। याद कीजिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा जब फलस्तीन के पक्ष में वो बैग लेकर संसद पहुंची थी, तब याद कीजिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ट्रोल किया था, उन्हें टारगेट किया था। मगर आज
भारत ने स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में वोट दिया। अब ये तो दोहरे मापदंड है ना। क्या कह रही हैं पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत आपके स्क्रीन पर? यूएन में मोदी सरकार ने फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया। यह सही स्टैंड है। फलस्तीन की स्वतंत्रता के लिए पेश प्रस्ताव को 142 देशों ने समर्थन दिया। फलस्तीन में खुलेआम नरसंहार हो रहा है, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। मुझे फख्र इस बात का है कि प्रियंका गांधी जी शुरू से ही लगातार इस हिंसा और नफरत के खिलाफ बोल रही थी, जबकि उस वक्त भाजपाइयों और भक्त मंडली ने उनकी आलोचना की थी। लेकिन आज मानवता की जीत हुई है। यही हिंदुस्तान की विदेश नीति की धुरी है। यही हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है। अब भक्त विलाप करेंगे या इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे? यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भक्तों की बोलती बंद कर दी है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस्राएल की जुल्म जोर जबरदस्ती पर बयान दिया था, तो यहां पर उनके राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर वाहियात, अनर्गल और अश्लील बयानात दिए थे। और तब याद कीजिएगा, पूरी भक्त मंडली, भाजपा का जो प्रचार तंत्र का दो दो रुपल्ली ट्रोल है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बयान दे रहा था। यानी कि एक राजदूत खुलकर अपने एक सांसद यानी भारत के एक सांसद पर बयान देता है और हमारी सरकार खामोश रहती है। आज तक उस इस्राएली राजदूत को ना तलब किया गया है, ना उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने कुछ सख्ती बताई है, जिससे पता चलता है कि इस्राएल को लेकर भारत का क्या रुख था। और अब स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में भारत ने वोट दिया है। यानी कि बाएं देखें कि दाएं देखें, या भाजपा को समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में नेतन्याहू क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गुरुवार को इस्राएली बस्तियों के विस्तार की एक विवादास्पद योजना से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उस जमीन पर बस्तियां बनाई जाएंगी जिस पर फलस्तीन अपना दावा करते हैं। यह प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की एक आम बैठक हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि इस बैठक में वो औपचारिक तौर पर फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगे। फ्रांस के अलावा नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और ब्रिटेन भी इस तरह के कदम को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। और यही वजह है दोस्तों कि वो बौखलाए हुए। याद कीजिएगा, उनके वित्त मंत्री उनके खिलाफ, उनके प्रवेश पर ढेरों देशों में पाबंदी है। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है और यही वजह है कि व्यक्ति बौखलाया हुआ है। अब तो अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ट्रंप दोहा में हुए हमले से इस्राएल से नाराज हैं। हालांकि इस्राएली एजेंसीज ये कहती आ रही हैं कि नेतन्याहू ने यह हमला करने से पहले ट्रंप को बता दिया था। तो ऐसे में ट्रंप इस्राएल से नाराज क्यों है? द क्रेडल की इस खबर पर गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार इस हफ्ते कतर में हमास डेलीगेशन पर इस्राएल के हमले से परेशान हैं, क्योंकि इससे गजा में चल रही संघर्ष विराम बातचीत हमेशा के लिए पटरी से उतर सकती है। मंगलवार के हमले के बाद ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ट्रंप कैंप की नाराजगी बढ़ी है। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के एक करीबी शख्स और एक अमेरिकी अधिकारी ने गोपनीय चर्चा का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप और उनके सलाहकारों को शक है कि नेतन्याहू, जिन्होंने इस हमले को मंजूरी दी और आगे और हमलों के संकेत दिए, जानबूझकर गजा की शांति वार्ता को कमजोर कर रहे हैं। उस शख्स के मुताबिक जब भी थोड़ी प्रगति होती है, ऐसा लगता है कि वो किसी को बम से उड़ा देते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति और उनके सलाहकार नेतन्याहू से इतने खफा हैं। वहीं व्हाइट हाउस कतरी अधिकारियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके नेताओं ने इस्राएल की कार्रवाई को बर्बर बताया। दूसरी तरफ कतर, जिस पर हमला हुआ है, उनके प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम से मुलाकात की है। जी हां, जिससे पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है और अमेरिका का धर्म संकट साफ तौर पर दिखाई देता है। वो इस्राएल को त्याग नहीं सकता। इस्राएल उसके लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही है। मगर दूसरी तरफ मध्य पूर्व में कतर उसका सबसे अहम देश है। बहरहाल इस खबर पर गौर कीजिए, जहां कतर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी इस हफ्ते दोहा पर इस्राएल के जानलेवा हमले के बाद न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। शेख मोहम्मद, जो कतर के विदेश मंत्री भी हैं, मंगलवार को दोहा में हमास की मीटिंग पर हुए इस्राएली हमले के बाद से ही अमेरिका में लगातार राजनयिक बैठकों में लगे हुए हैं। उस हमले में एक कतरी सुरक्षा अधिकारी और हमास के 5 सदस्य मारे गए थे।
जो गाजा युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप के नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। यानी कि लगातार कोशिश की जा रही है कि नेतन्याहू पर दबाव बनाया जाए। मगर क्या नेतन्याहू सुधरेंगे? तो एक तरह से कहा जा सकता है हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों नेतन्याहू के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। और मैं एक बड़ा दावा कर रहा हूं, नेतन्याहू की राजनीतिक खात्मे की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर हम दुनिया के इतिहास पर निगाह डालें तो हर जो व्यक्ति जुल्म करता है, जोर करता है, उसका बुरा अंत होता है। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। नेतन्याहू उस रास्ते पर चल नहीं, दौड़ रहे हैं। यह व्यक्ति खुद को बचाने के लिए तमाम हदों को पार कर रहा है। और मुझे कहने में इतना सा भी शक नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एक शुतुरमुर्ग की तरह अमेरिका अपनी गर्दन को रेत में दफन नहीं कर सकता इस्राएली हरकतों को लेकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।